गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, 301 कोड का। तो इसमें जो है वो हम करेंगे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो इसका जो है वो सीक्वेंस क्या रहेगा, इसमें हम सबसे पहले सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस, और साथ में जो है वो हम केमिकल रिएक्शन से पहले ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे जो है वो रिंग पे जाके लगेगा, ठीक है। बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड्स एट वेरियस पोजीशंस, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज इनको करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो नाम ही इसमें क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन है, तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड मोर ओवर पॉलीन्यूक्लियर, इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और न्यूक्लियर का मतलब होता है रिंग। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक से ज़्यादा जो है रिंग प्रेजेंट होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो डेफिनेशन ये बनेगी, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन मोर देन वन एरोमेटिक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये रिंग जो है वो एक बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, या एक जो है वो हमारे पास बीच में एक मॉलिक्यूल के साथ भी दो रिंग अटैच हो सकते हैं, या ये दो रिंग जो है वो फ्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसमें जो है वो ये कॉमन जो है वो कार्बन आइटम को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे बाईफिनाइल, इसको डाईफिनाइल भी बोलते हैं। ये मेरे पास डाई फिनाइल मीथेन हो गया, ठीक है। आपके पास जो है ये फिटिक रिएक्शन में जो है वो यूज़ होते थे। ये नेफ्थलीन है, ये आपका सिलेबस में है, जिसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर एक और बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो जाएगा नेफ्थलीन से, तो वो एंथ्रासीन बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो ये मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा, फिनेंथ्रीन, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, फिनेंथ्रीन। इसमें तीन रिंग होंगे, जैसे एक दो, और ये जो तीसरा रिंग होगा ये डायरेक्ट ना फ्यूज़ करके ऊपर फ्यूज़ कर जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग आना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपके सिलेबस में है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो आपको हाउस एग्जाम में भी मैंने ये तीनों जो है वो डाले हुए हैं, तो आपने ये ऐसे सीक्वेंस वाइज रिवाइज इसको करना है, और जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरे पास नेफ्थलीन, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है C10H8, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग बना दी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट आपको अभी आगे पता चलेगा कि इसमें कितने जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें ये करना कि इसको आप नंबरिंग करना जो है वो सीख लेना। तो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दे दो, जो ये रिंग के साथ जो ये फ्यूज़ होता है, इससे जो अगला कार्बन होता है आप उसको क्या दे सकते हो, नंबर 1 पोजीशन दे सकते हो। 1 इसको दे सकते हो, इधर से आप इसको भी दे सकते हो 1, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो 1, है ना। तो ये चारों पोजीशन जो होती है वो इक्विवेलेंट होती हैं। मतलब अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूंगा, ठीक है, ये अल्फ़ा मानूंगा, तो ये भी अल्फ़ा ही है, ये भी अल्फ़ा ही है, और ये भी अल्फ़ा है। तो ये जो कार्बन होते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। ये इस रिंग से आप जब इधर को चलोगे तो आपको यहाँ CH2 और सॉरी यहाँ CH, और यहाँ पे भी क्या है, CH। इधर को चलोगे CH है, ठीक है। तो ये जो CH और CH है, और ये CH मीन्स अल्फा अल्फा पोजीशन पे जो आपके प्रेजेंट है कार्बन हाइड्रोजन, वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब उनके चारों एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम उनको मान सकते हैं कि वो उनका जो है वो नेचर जो है, उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। सिमिलरली जैसे हम इस CH से आगे चलेंगे, तो इधर को मेरे को एक कार्बन मिल रहा है, इधर से भी मेरे को एक कार्बन मिल रहा है, इधर से मेरे को नेक्स्ट कार्बन मिल रहा है, नेक्स्ट कार्बन मिल रहा है। तो ये जो पोजीशन होगी, जो 2 और 7 है, मैंने इसको बीटा बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। तो ये आइडेंटिकल होते हैं। सिमिलरली इधर को भी ये बीटा आएगा, इधर को भी ये बीटा आएगा, बीटा बीटा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है बेसिकली आपके पास 1, 4, 5 और 8, ठीक है, जिसको मैंने चारों को क्या बोल दिया, अल्फा अल्फा बोल दिया। नंबरिंग में बोलना है तो इसको 1, 4 और 5, 8 आप बोलोगे, और नंबरिंग में इधर बोलना तो 2, 3, 7, 6 या 6, 7 आप इसको बोल दोगे, और ये बीटा बीटा मेरे पास जो है वो पोजीशंस बन जाएंगी। तो ये इक्विवेलेंट पोजीशन होती है। तो पूरी की पूरी नेफ्थलीन में दो ही पोजीशन जो हैं वो आपके लिए काम में है, एक है आपके पास अल्फा और एक क्या है, बीटा। या कुछ बुक्स में जो है इस अल्फा को उन्होंने 1, इसको 1 और बीटा को क्या बोल दिया है, 2 बोल दिया। तो दो ही पोजीशन होती हैं, या तो आपके पास एक अल्फा है या आपके पास क्या है, बीटा पोजीशन है। तो आपको ये देखना होता है आगे चल के कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जुड़ेगा, अल्फा या बीटा पे। लेकिन पहले आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने जो है वो याद करना है कि कहाँ पे अल्फा और कहाँ पे बीटा होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। ये जो 3 मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, ये नहीं आपने ड्रॉ करने हैं, ये वाले ये आप ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बनाए हुए हैं जस्ट कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे नेफ्थलीन के, तो आप पहले ये एम्प्टी रिंग ड्रॉ करना सबसे पहले, है ना। एम्प्टी रिंग ड्रॉ करना और उसी में ड्रॉ करना।
ये छोड़ के नहीं आना है। तो मैंने आपको बताने के लिए कि कैसे आप ड्रॉ करोगे। ऐसे 2 रिंग बना लिए, फिर आप वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो प्लेस करो, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर देखो जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो है वो आपने 3 जो है वो पाई बॉन्ड बनाने हैं एक रिंग में, ठीक है। इस तरीके से बना देना है जैसे मैंने आपको बनाया हुआ। तो इसमें मैंने 3 पाई बॉन्ड बना दिए। ये जो फ्यूज्ड बॉन्ड है इसमें मैंने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, और एक छोड़ के यहाँ पे पाई बॉन्ड और एक छोड़ के पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि ऐसे सिस्टम, ऐसे रिंग्स, ठीक है, जिसमें जो है वो ऑड नंबर ऑफ क्या हो, पाई बॉन्ड हो और कंजुगेशन में हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो और कंजुगेशन में हो, तो वो एरोमेटिक होते हैं और वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हक्कल रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं मेरे पास 5 हैं, ठीक है। तो आप वो 4n+2 रूल इसमें लगा सकते हो, ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो कई बार आपको भी आ जाता है कि क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, तो यस, ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इस पाई बॉन्ड को उनको रोटेट कर देना है। इन 2 को ऐसे ही रखा, 2 इसको रोटेट कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये आगे चला गया, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर 2 रेजोनेटिंग मिल जाएगा। और 3 में कैसे करना है आपने, 3 में आप कैसे करोगे कि आपके पास जो है ये वाला जो 3 पाई बॉन्ड है इनको इधर ले आना है और ये वाले जो है वो इनको परे ले आना है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड हुए, मतलब इसको फ्लिप कर देना आपने, इसको घुमा देना है ऐसे, ठीक। जैसे आप उसको घुमाओगे स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको फ्लिप किया आपने तो ये 2 पाई बॉन्ड इधर आ जाएंगे और ये 3 पाई बॉन्ड जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इन तीनों का ही जो, इन तीनों में जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है कि वो सर्कुलेट होती रहती है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मेरे पास है, ठीक है। इसको जो है वो हम जनरली मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ था, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, जिसमें सर्कल लगाया हुआ है बीच में, ठीक है। एग्जैक्ट इसके कैनोनिकल्स फॉर्म ये है, कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म जो है वो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब ये बोलता है कि नेफ्थलीन हैज़ 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आउट ऑफ दीज 3 विच इज मोर स्टेबल। अब ये बोलता है कि जो 1 2 3 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो इसका आंसर दिया था फ्राइज ने। तो फ्राइज रूल जो था वो एक रूल बन गया। इसने बोला था मोर इज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम ऐसा भी बोल देते हैं कि मोर इज द बेंजीनोइड रिंग्स। बेंजीनोइड रिंग्स का मतलब ऐसे रिंग जिनमें 3 पाई बॉन्ड हो या बेंजीन दिखे आपको, उनको हम बेंजीनोइड रिंग्स बोलते हैं। तो मोर इज द नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। हेंस मोर इज द स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप देखो कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से जो है वो छुपा दूँ तो मेरे पास इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको छुपाता हूँ तो इसमें एक बेंजीन रिंग पूरी कंप्लीट नहीं बन रही है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड चाहिए। इसमें भी देखो मेरे पास जो है वो 3 पाई बॉन्ड जो है वो मेरे पास दिख रहे हैं, बेंजीन रिंग दिख रही है। लेकिन इसको अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास जो है वो बेंजीन रिंग जो है वो बन जाएगी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कॉमन है, ठीक है। तो उसमें भी मेरे पास क्या है, 2 बेंजीनोइड रिंग्स जो है वो मेरे को दिख रही है, ठीक है। हालांकि ये देखो एक तो बेंजीन दिख रही है, यही भी अब जब ये बॉन्ड मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे पाई बॉन्ड भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 बेंजीन रिंग मेरे पास जो है वो विजिबल है। इसमें एक बेंजीन रिंग दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग्स जो हैं वो किस स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो स्ट्रक्चर 2 है आपका वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें जो है वो बेंजीन रिंग जो हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर 2, ठीक है, जो स्ट्रक्चर 2 है आपका ऊपर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर 2 ऐसे लिख दिया मैंने, द स्ट्रक्चर 2 हैज़ द 2 बेंजीनोइड रिंग एंड हेंस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि कैसे आप देखोगे, ठीक है। एंथ्रासीन में भी आपने ऐसे दिखना है, फिनेंथ्रीन में भी आपने यही रूल लगाना है, फ्राइज रूल, ठीक है, कि जितने ज़्यादा बेंजीनोइड रिंग्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको 4 कैनोनिकल फॉर्म्स जो दे दी जाएंगे, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ठीक है, या कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे वो स्टेबल होगा। ऑल द बॉन्ड लेंथ्स जो होती हैं इसमें आर नॉट इक्वल होती है इन केस ऑफ नेफ्थलीन। जैसे बेंजीन में होता है कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स के जो है वो कार्बन आइटम्स हैं, मैंने आपको बताया एक अल्फा अल्फा और बीटा बीटा, तो उसकी वजह से जो है उसमें डिफरेंस जो है वो रहेगा। मोर ओवर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होती है इसमें जो है वो इसमें रेजोनेंस कम होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन से। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है नेफ्थलीन की वो है 255 किलो जूल पर मोल, और बेंजीन जिसमें एक सिंगल रिंग होता है उसकी वैल्यू होती है 155 किलो जूल पर मोल। अब जब आपको डाटा इस तरीके से मैंने दे दिया तो आपको तो ये लगेगा कि रेजोनेंस एनर्जी सर नेफ्थलीन की जो है 255 है और बेंजीन की कितनी 151 है, तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें रेजोनेंस होगी नेफ्थलीन में, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं, नेफ्थलीन में देखो मेरे पास जो है वो 2 रिंग है, ठीक है, और टोटल 2 रिंग्स की मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई, 255 आई। कितनी आई, 255 आई। तो पर रिंग मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर रिंग कितनी आएगी, 255 डिवाइडेड बाई 2 127.5। और बेंजीन में आपको पता है सिंगल रिंग होता है, तो सिंगल रिंग मतलब उसमें कितना है, 151 किलो जूल पर मोल होती है। तो अब आप जब भी कंपैरिजन होगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिंग के साथ होगा। तो बेंजीन के एक में 151 है और नेफ्थलीन के एक रिंग में कितनी रेजोनेंस हो रही है, 127.5। तो हेंस बेंजीन में जो है वो ज़्यादा जो है वो रेजोनेंस हो रही है, और सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन भी किस में होगी, बेंजीन में होगी, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टेबल होता है वो बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू नेफ्थलीन। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है पर बेंजीन रिंग, पर रिंग जो होती है वो बेंजीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नेफ्थलीन। तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ज़्यादा उसकी जो है वो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। तो स्टेबल कौन हुआ, बेंजीन हुआ। और रिएक्टिव में पूछूं तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, नेफ्थलीन की ज़्यादा होगी। सो नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम जजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के बार जो है वो आपको पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसकी सिंथेसिस पे और फिर केमिकल रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले जो है वो हम 3 मेथड जो है वो आपको जो है वो इसमें याद करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हेवॉर्थ सिंथेसिस, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर नेफ्थलीन बाय यूजिंग हेवॉर्थ सिंथेसिस। अब हेवॉर्थ साइंटिस्ट ने नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन तीनों को जो है वो सिंथेसाइज किया था अपने इस मेथड से। लेकिन अभी हम किसकी जो है वो प्रिपरेशन देख रहे हैं, अभी हम जो है वो नेफ्थलीन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले इसमें नेफ्थलीन को सिंथेसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो नेफ्थलीन जो है वो इसमें कैसे सिंथेसाइज की जाती है, देखो इसमें जो है बेंजीन रिंग ली जाती है और सक्सिनिक एनहाइड्राइड लिया जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना सक्सिनिक एसिड क्या होता है, CH2 CH2 COH COH, ठीक है। 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड, COH COH और उसका एनहाइड्राइड बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब COO और CO, ठीक है, ये बड़ी लिंकेज आ जाएगी। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड आपने लिया और AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी तो इसमें जो है वो आपके पास एसाइल ग्रुप, ठीक है, ये बड़ा मैंने इसे जानबूझ के लगाया, यहाँ पे ब्रेकिंग हो जाएगी। ये C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा इस रिंग पे और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया आपने, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ से जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ यहाँ से हाइड्रोजन आके O पे लग जाएगी, तो ये OH इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद हम जिंक अम्लगम का मतलब होता है कि जिंक को मरकरी में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। कोई भी मेटल को मरकरी में डिजोल्व करेंगे तो अमलगम बन जाता है वो, तो अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये एक्चुअली 12th में आपको 2 रिएक्शन थी, एक थी बॉल्फ-किश्नर रिडक्शन और एक आपके पास थी क्लीमेंशन रिडक्शन। तो ये क्लीमेंशन रिडक्शन है बेसिकली। तो ये क्या बोलता है कि जब भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो C डबल बॉन्ड O जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे CH2 बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O की जगह क्या बन जाता है, CH2 बन जाता है जब भी आप जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो। तो देखो यहाँ क्या बन गया, CH2 रिडक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास जो है वो 4 H आए, 4 हाइड्रोजन आए और 2 ने H2O बना दिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, ठीक है, CH2 आपके पास। तो ये ध्यान रखना आपने, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है वो आपका जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस होने के लिए जो है उसको कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है वो हम बदल देंगे, हम इसकी साइक्लाइजेशन कर देंगे। साइक्लाइजेशन कैसे करेंगे, हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या HF की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से OH जो है वो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और ये डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा। जैसे CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया इस रिंग के साथ, इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। तो ये बन गया मेरे पास टेट्रालोन, TETRALONE, ठीक है, टेट्रालोन। उसके बाद जो है इसकी दोबारा मैंने क्लीमेंशन रिडक्शन कर दी तो ये C डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये CH2 में चेंज हो गया ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और जैसे ही CH2 ये बन गया तो बेंजीन रिंग, और जब एक एम्प्टी रिंग इस तरीके से होता है जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड ना हो उसको बोलते हैं हम टेट्रालीन, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रालीन। टेट्रालीन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको मैं नेफ्थलीन से डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर टेट्रालीन फ्रॉम नेफ्थलीन, वो हम आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में। तो ये जो टेट्रालीन बनी
तो इस टेट्रालीन में जो है वो हम इसकी क्या कर देते हैं, एरोमेटाइजेशन कर देते हैं। इसकी क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब इस रिंग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एरोमेटिक रिंग में। तो ये या तो सेलेनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इसको मतलब यहाँ पे जो है वो ये HH है ना, ये HH इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एरोमेटाइजेशन। हाँ, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी जो है वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेफ्थलीन मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने की फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन की, ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, उसके बाद क्लीमेंशन रिडक्शन कर दी, C डबल बॉन्ड O जो होगा वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कार्बोनाइल वाला होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने साइक्लाइजेशन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्लीमेंशन रिडक्शन कराई, तो ये वाला अगला भी C डबल बॉन्ड O जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एरोमेटाइजेशन लास्ट स्टेप है मेरा, पैलाडियम कार्बन की प्रेजेंस में या सेलेनियम की प्रेजेंस में, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, नेफ्थलीन बन गया। ठीक है, गौर देने वाली बात यह है कि ये जो हेवॉर्थ सिंथेसिस होती है, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो कॉमन ही चलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बस आपका रिएक्टेंट आपने डिफरेंट लेना है, और आप फिनेंथ्रीन बनाओ, चाहे एंथ्रासीन बनाओ, चाहे नेफ्थलीन बनाओ, तो ये रिएक्शन रिपीट होगी दोबारा। आप इसका खास ख्याल रखें, और उसको सबसे पहले आप फर्स्ट को ही पढ़ें। फिटिक सिंथेसिस, नेक्स्ट आती है फिटिक सिंथेसिस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ के जाना। तो ये बोलता है कि 4-फिनाइल ब्यूटेन 3 इनोइक एसिड। ठीक है, 4 फिनाइल है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, ये COOH CH2 CH है ना। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 4 पे लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है 4 फिनाइल, और ये बन गया ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 फिनाइल ब्यूटेन 3 इनोइक एसिड आपने लिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी रिएक्शन की, तो ऑब्वियस ही बात है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने इसकी रिएक्शन की, जैसे ऊपर रिएक्शन हुई थी यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लाइज हो जाएगा। यहाँ से OH के निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में -H2, और ये C डबल बॉन्ड O इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है बाय टॉटोमेरिज्म, है ना, क्योंकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसको मैंने मानना हुआ, देखो X, इसको बाई, और इसको Z, आप इसको लिख दो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि X से हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है Z पे, और ये बड़ा पाई बॉन्ड जाता है X और बाई के बीच में। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म एक टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो आप एरो पे आइसोमराइजेशन टॉटोमेरिज्म। तो ये रिंग ऐसे बना, CH डबल बॉन्ड CH ऐसे रहा, और यहाँ से हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास OH, और यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो चला जाएगा इन कार्बन कार्बन के बीच में, इसको ट्रांसफर कर देना, C डबल बॉन्ड O CH और OH। ठीक है, ये बन गया। तो जैसे ही आपके पास ये रिंग बना, तो ये रिंग फॉर्मेशन हो गई आपके पास, इस कंजुगेशन में आ गए ना सारे। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा सकता हूँ बीच में, सारे कंजुगेशन में है। तो ये मेरे पास बन गया अल्फा नेफ्थोल। ये है देखो अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो OH कहीं भी लगा हो अल्फा पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा नेफ्थोल। अगर वो बीटा पे लगा होगा OH, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थोल। ठीक है, तो जैसे इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करोगे या हीट करोगे इसको, तो जिंक जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगा -ZNO, और ये हाइड्रोजन दोबारा वहीं लग जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिटिक सिंथेसिस से भी जो है वो ये रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 4 फिनाइल ब्यूट वन इन, है ना, मैंने लिया था पहले 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। ठीक है, अब मैंने ब्यूट वन इन ले लिया, तो ये बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको डायरेक्ट हीट करो, तो ये नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने जस्ट देख लेना, बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने आपसे इसमें डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जो है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये हाईली वोलेटाइल होता है। ठीक है, सबलाइम कर जाता है हीटिंग पे। ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर होती है, इसकी जो स्मेल होती है, वो आपको पता है घर में जो है वो हमने नेफ्थॉल के बॉल्स रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नेफ्थॉल के बॉल। तो वो ऑर्डर जो है करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है नेफ्थलीन की। ठीक है, कलरलेस होता है, शाइनिंग जो है वाइट कलर के जो है उसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है आपका, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, हाउस एग्जाम में भी आ सकता है। तो हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बोलता है कि जैसे बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, वैसे नेफ्थलीन भी शो करती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अगर बेंजीन है और एक नेफ्थलीन है, तो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगी? ऑब्वियस सी बात जो है वो आपकी नेफ्थलीन जो है वो ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेरिजन टू बेंजीन से। ठीक है, तो रिएक्टिव कौन होगा? नेफ्थलीन ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो जुड़ेगा कहाँ? तो ये बोलता है कि हाउ विल यू शो दैट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन इज फास्टर एट पोजीशन 1 देन पोजीशन 2।
एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, और इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है एक्सप्लेन भाई अल्फा पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन द बीटा पोजीशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एचपीयू में आपको पक्का जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो उसका आंसर अब आप कैसे लिखोगे, पहले तो क्वेश्चन को समझोगे क्वेश्चन क्या है ना। मैं ये आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो ये नेफ्थलीन है, ये भी नेफ्थलीन है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो नंबरिंग की थी मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि जो इक्विवेलेंट पोजीशन है मैंने उनको सेम नंबर दिया 1 1 1 1, क्योंकि यही अल्फा अल्फा पोजीशन है। देखो अल्फा अल्फा अल्फा, उसके बाद है 2, और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये बीटा बीटा, ये सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन का मतलब आप फिर से समझ लो कि वहाँ पे जो है वो आपके पास उनका नेचर क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लाइविंग ई पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पे जाएगा, या तो ये फर्स्ट पे जाएगा, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, इधर भी जुड़ेगा तब भी वो 1 सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा, इधर जुड़ेगा तब भी 1 सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा, इधर जुड़ेगा तब भी 1 सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा। और 2 पे जुड़ेगा तो 2 सब्स्टिट्यूटेड, इधर जुड़ेगा तो 2 सब्स्टिट्यूटेड, इधर भी जुड़ेगा तो 2 सब्स्टिट्यूटेड, या अल्फा बोल दो उसको या बीटा बोल दो। अब क्वेश्चन ये है कि ये बोलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये फर्स्ट पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है या ये अल्फा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। ऐसा क्यों, कि क्यों ये फास्टर जो है वो अल्फा पोजीशन पे जुड़ता है और सेकंड पोजीशन पे जो है वो बहुत कम जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि जुड़ता नहीं है सेकंड पे या बीटा पे, जुड़ेगा लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में जुड़ेगा। ठीक है, मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपको अल्फा वाला मिलता है और माइनर वाला क्या मिलता है, बीटा मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि अल्फा पोजीशन या अल्फा सब्स्टिट्यूशन जो होती है इज मोर फास्टर देन द सेकंड जो है वो आपके पास जो है पोजीशन होती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब आप इसके रीजन पे आ जाओ, इसका रीजन जो है वो क्या लिखोगे। ठीक है, तो इसके रीजन को आपने किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है वो आपको मैं ये नोट्स दे दूंगा, आपने यहाँ पे समझना है। तो इसमें 2 केस आप बनाना। सबसे पहला केस आता है कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा अल्फा पोजीशन पे तो क्या होगा। ठीक है, और सेकंड हम देखेंगे केस 2 में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये नोट्स की फॉर्म में दे दूंगा, आप इसको एक बार जरा गो थ्रू हो जाएं, आप इसको समझें कि इसको कैसे जो है वो आप लिखोगे। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले हम अल्फा पोजीशन पे अटैक करके देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और किसकी क्या स्टेबिलिटी होती है। तो ई जेड मैंने एक जनरल ऐसे कंपाउंड लिया, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना, ई पॉजिटिव ब्रेक कर दिया हमने इसको और जेड नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये मैंने नेफ्थलीन ली, नेफ्थलीन का मैंने एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिया जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें देखो ये बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपने, जिसमें बीच में डबल बॉन्ड है, 2 इधर आगे और 2 इधर आगे। ठीक है, एडजेसेंट। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपने कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेना है। इलेक्ट्रोफाइल लिया तो सबसे पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ से देखो पाई बॉन्ड आपका एरो किस तरीके से आएगा, ये पाई बॉन्ड इस अल्फा पोजीशन पे मूव कर जाएगा पूरा का पूरा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्फा पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है अल्फा पोजीशन पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया अल्फा पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेरा क्या कर गया, जुड़ गया। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बना जिसमें मेरे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है और मेरे पास जो है वो आगे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो ऐसे हाइब्रिड को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या इसको बोल देते हैं कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, आपकी बुक में लिखा है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं जो इस इंटरमीडिएट बीच में बना। अब ये बोलता है कि ये इंटरमीडिएट जो होता है ये रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन गया तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, इसको जो है वो मूव करेगा डिफरेंट कार्बन आइटम्स पे अगर वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देखो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको जो है वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करना है, पहला सबसे इजी स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से एम्प्टी रिंग ड्रॉ किए हुए ना, आपने 1 2 3 4 5 6 7 रिंग आपने ड्रॉ कर लेने हैं ऐसे, ये बड़े एम्प्टी डबल, ये नहीं ड्रॉ करने आपने 3। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से आपने 7 ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, फिर जैसे आप 7 ड्रॉ करोगे तो आपने ये पहले वाला जो है वो इधर बना देना है इमीडिएटली कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, डबल इस तरीके से आपने ये बना दिया, यहाँ पे ये ई एच और ये पॉजिटिव। अब डबल हेडेड एरो लगाना है बीच में, आप लगाते नहीं हो, ये डबल हेडेड एरो लगाना है। अब आपने इसकी रेजोनेंस शो करनी है, रेजोनेंस मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन कैसे होगी। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब इस एडजेसेंट कार्बन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और इस पिछले बड़े कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बस ऐसे मूव करते जाओ। ये पॉजिटिव कैसे खत्म होगा, जब इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया, ये पाई बॉन्ड की आपने इस तरीके से बनाना है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ रहा है, ये नहीं कि ऐसे अपनी मर्जी से बीच में लगा दिया।
ये पाई बॉन्ड जो है वो उस कार्बन पे आया, इस पे नेगेटिव हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर अगले में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और बाकी रेस्ट एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड है ना, बाकी नहीं आपने छेड़ने हैं, ठीक है, बाकी डबल बॉन्ड ऐसे। फिर इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बाकी रेस्ट एज इट इज़। ये ई एच आपने सब में बना देना है ई एच, ठीक है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ई एच है ना, ये ऐसे आएगा। फिर जैसे आप पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, फिर आपने ये वाला जो है वो पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो इधर डबल बॉन्ड, इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी रेस्ट एज इट इज़, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, फिर ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड सेम चले हुए हैं। फिर इस पॉजिटिव को आपने ख़त्म करना है बाय मूविंग दिस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एक नया बन गया डबल बॉन्ड। तो एट ए टाइम देखो 4 डबल बॉन्ड से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो आपने ये वाला बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोबारा आपके पास जो है वो रेजोनेंस शो करेगा, और ये यहाँ से ये बड़ा पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में ये पॉजिटिव चार्ज इधर से जहाँ से चला था हमने वहीं पहुँचाना है, ठीक है। यहाँ से ये मूव किया इधर, ये नेगेटिव, तो ये बन गया डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आपकी बुक में, मॉडर्न की बुक में मेरे ख्याल शायद 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिए हो, लेकिन 5 नहीं बनते, इसमें बनते हैं 7, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस का ये रूल होता है कि जहाँ से आप चले हो, ठीक है, वही आप पे जो है वो आपको लास्ट में जो है वो पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के जो है वो ये 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करना 4-4-5 बार करना, क्योंकि यही आपका जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे नैफ्थलीन का, ठीक है। तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा, तो आपने देख लेना है कि किस तरीके से ये बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस करना, कोई बड़े टफ चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी ये किया हुआ है। तो दीज आर द 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4 स्ट्रक्चर्स कंटेन बेंजीन रिंग्स, ठीक है। कौन कौन से, देखो जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है उनमें क्या है, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग्स है। अब आपको मैंने बता दिया कैसे देखना है, जैसे आपने इसको छुपा दिया एक बेंजीन रिंग, इसको छुपा दिया बेंजीन रिंग, इसको छुपाओगे कोई बेंजीन रिंग नहीं, इसको छुपाओगे कोई भी बेंजीन रिंग, इसको भी करके देख लो, इसको भी इस तरीके से करके देख लो, इसको इस तरीके से करके देख लो, कोई बेंजीन रिंग नहीं, इसको इस तरीके से करके देख लो, कोई भी बेंजीन रिंग नहीं। तो कोई बेंजीन रिंग नहीं मिला मुझे, किसमें, 3 4 और 5 मुझे फर्स्ट और सेकंड में मिला, मैंने इसको रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद इस पे आ जाओ 6 पे, इसमें मेरे को एक बेंजीन रिंग मिला, इसमें मेरे को 7 में भी क्या मिला, एक बेंजीन रिंग मिला। तो 4 स्ट्रक्चर मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे मिले जिनमें बेंजीन रिंग है, और फ्राइज रूल यही बोलता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें बेंजीन रिंग हो, एक से एक हो, एक से ज़्यादा हो, तो जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग होगा उतने ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल दीज 4 आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं जब मेरे पास अटैक किया कहाँ पे होता है, अल्फा पोजीशन पे होता है, ठीक है। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कितने हैं, टोटल है मेरे पास 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपकी बुक में 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 4 स्ट्रक्चर की जगह उन्होंने शायद कितने 2 लिए हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इस तरीके से लिखना। तो फ्राइज रूल ने बोला है कि बेंजीन रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन बेंजीनॉइड, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें बेंजीनॉइड रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जो मैंने आपसे बात की, ठीक है। तो ये कहानी हुई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स की, कि भाई पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इस इलेक्ट्रोफाइल ने नेफ्थलीन पे अल्फा पोजीशन पे अटैक किया तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स ने जो है वो साइड वाइज क्या की, मेरे पास जो है वो रेजोनेंस शो की, ठीक है। तो ये रेजोनेंस शो करता रहेगा, ये स्टेबल है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट भी तो बनाएगा फाइनल, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करता है कि बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये H पॉजिटिव यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ZH वहाँ से निकल जाएगा, ये फास्ट होता है, ZH वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से मुझे अल्फा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट बनता है, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन। ये इसको वन सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अब ये क्वेश्चन मेरा यही है कि ये जो वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्यों ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ये बनता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आने से पहले मुझे बीटा पे भी अटैक करके देखना है सिमिलरली। तो वही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, देखो जिसमें डबल बॉन्ड जो है मिडिल पोजीशन पे है, और ई पॉजिटिव के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन की, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा अब आपको, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, ये स्लोवर स्टेप है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, इसी को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। आपने पहले ये एम्प्टी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, इसमें 6 बनते हैं, पिछले वाले केस में 7 बनेंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको आपने मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कैसे मूव करेगा। ये पॉजिटिव है, ये पाई बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, अब ये 2 तरफ जा सकता है, ये तो आगे भी जा सकता है या तो इस तरफ भी जा सकता है। अगर ये अंदर की तरफ जाता है इधर को, तो आपके पास जो है वो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेंगे और ये पॉजिटिव है ना, आपको डायरेक्ट कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 5th।
लेकिन ये अंदर ना जाके बाहर की तरफ जाता है। जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है कि ये इधर को जो है वो आपके पास इस तरीके से मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करेगा, फिर ये इधर को आएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस रिंग पे आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो इससे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर आपने आगे बनाना है, ठीक है। मैंने इधर को बना दिया क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ को नहीं थी, मैंने पहले इसमें लिख दिया था। तो फिफ्थ के बाद आप इधर को ले जाएं, ठीक है, ये वाला जो डबल हेडेड एरो है, ठीक है, ये वाला डबल हेडेड एरो ऐसे ले जाएं और आपको जो है वो ये छेमा स्ट्रक्चर बना देना कि जैसे ये यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा यहीं पे जहाँ पे मुझे पहुँचाना था, ठीक है। बस एक साइड बाई स्ट्रक्चर ये बनेगा, बाकी 1 2 3 4 और इसके बाद ये 5, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास बन जाएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास बनते हैं, ठीक है। अगेन मुझे देखना है कि किस कितने में जो है मेरे पास बेंजोनॉइड रिंग मिल रही है। तो देखो इसमें मेरे को बेंजोनॉइड रिंग मिल रही है, बाकी इसमें नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें मेरे को मिल जाएगी एक। तो देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स। जब बीटा पोजीशन पे अटैक होता है या सेकंड पोजीशन पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो मेरे पास 2 बेंजोनॉइड जो है वो रिंग्स जो है मुझे मिलती हैं। और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स को उठा लो और यहाँ से जो है H पॉजिटिव रिमूव कर दो, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, Z नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव ले जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो मेरे पास बीटा सब्स्टिट्यूटेड या 2 सब्स्टिट्यूटेड मेरे पास क्या बन जाएगी? नेफ्थलीन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर सम अप करना है अब मुझे कि क्यों जो है वो अल्फा पोजीशन पे जो है वो अटैक होता है एज कंपेरिजन टू बीटा पोजीशन पे। तो आप बोलोगे कि टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो मेरे पास कितने हैं? 6 हैं बीटा के केस में, और रिंग्स कितने बेंजोनॉइड वाले? 2 हैं। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट मेरा बनता है दोनों केसेस में, तो जो अल्फा अटैक में जो बनता है दैट इज मोर स्टेबल दैट इन केस ऑफ बीटा अटैक। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। तो उसमें मुझे 7 मिल रहे थे, इसमें 6 मिल रहे हैं। तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या ये जो रेजोनेटिंग जो आपका कार्बोकटाइन बना मेरा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ अल्फा, क्योंकि उसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एंड मोर ओवर मेरे पास जो बेंजोनॉइड रिंग्स वाले जो रिंग्स हैं वो अल्फा के केस में मेरे पास जो है वो कितने थे? 4 थे, और इस केस में मेरे पास कितने हैं? 2। तो बेंजोनॉइड रिंग्स गिव्स मोर स्टेबिलिटी। तो इन केस ऑफ अल्फा अटैक देर आर 4 बेंजोनॉइड रिंग्स एंड इन केस ऑफ बीटा देर आर 2 बेंजोनॉइड रिंग्स। हेंस आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स एट अल्फा और फर्स्ट पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सम अप करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले आप ये ड्रॉ करके आओगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है रिएक्शंस की। तो रिएक्शन जो है वो फास्ट जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन और अदर रिएक्शन जो हैं वो इसमें होती हैं। तो अब ये बोलता है कि रेजोनेंस एनर्जी नेफ्थलीन की लेस होती है देन दैट ऑफ द बेंजीन, सो इट इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्फा पोजीशन पे, मेजर प्रोडक्ट मेरे पास। ऐसा नहीं है कि बीटा पे भी नहीं करता, बीटा पे भी करता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट मेरा बनता है, ठीक है। लेकिन कई केसेस में बीटा प्रोडक्ट मेरा मेजर हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर केस आपको याद रखना है कि वो कब होते हैं। तो जैसे मैंने नेफ्थलीन ली, इसकी मैंने जो है वो हेलोजिनेशन की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट में डाल के, ठीक है। ये ड्राई Br2 नहीं है, ना ही ये ड्राई Cl2। इसको मैंने किस में डिजोल्व कर दिया? सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। ड्राई गैस नहीं है, ड्राई गैस के साथ मैं आगे डिस्कस करूंगा रिएक्शन। तो आपको क्या करना है? सिंपली Br को लगा देना है फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो को लगा दो, यहाँ से H निकल गया, तो एक HBr बना देगा, एक HCl बना देगा, ये बाई प्रोडक्ट निकल गए। तो अल्फा ब्रोमो नेफ्थलीन या अल्फा क्लोरो नेफ्थलीन अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। नाइट्रेशन की बात करते हैं जी। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है। तो जो पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव देता है। ये H पॉजिटिव जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के OH पे अटैक करता है और यहाँ से वाटर को निकाल देता है, और मेरे पास जो है वो NO2 पॉजिटिव की जनरेशन हो जाती है, नाइट्रोनियम आयन। तो ये डिहाइड्रेजिंग एजेंट होता है, ये वार्निंग को सोख लेता है, ठीक है। और किसकी जनरेशन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी 50 to 60 डिग्री रिएक्शन होती है, तो आपके पास जो है वो अल्फा नाइट्रो नेफ्थलीन बन जाता है, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे 1,5 या 1,8 प्रोडक्ट भी आपको जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इतना ही याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आपके पास सल्फोनेशन, ठीक है। ये सल्फोनेशन इंपॉर्टेंट है, तो फाइनल में आपको या तो वो पिछला क्वेश्चन पूछ लेगा या आपसे सल्फोनेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। अब सल्फोनेशन वाला क्यों पूछेगा? क्योंकि ये बोलता है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और सल्फोनेशन का मतलब होता है कि आप कौन सा ग्रुप लगाने जा रहे हो, SO3H इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो लो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे, मैं केल्विन में बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेट 350 केल्विन, और 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब केल्विन में 430 केल्विन पे। तो ये याद रखना है आपको। मैंने 80 और 160 याद रखा हुआ है कि एक 80 डिग्री और एक 160। 80 का 160 क्या हो गया? 80 का
वो डबल ही हो गया इंटू 2। पर यहाँ डबल मत करना 350 इंटू 2 है ना, क्योंकि वो ये केल्विन में चलता है तो इसमें 273 ऐड होता है। 80 + 273 160 + 273 तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। मेन पॉइंट है कि 80 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे अल्फा प्रोडक्ट और 160 डिग्री सेल्सियस पे बीटा प्रोडक्ट मेरे को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये मेरे पास जो है वो नेफ्थलीन है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को मिला अल्फा और मेरे को जो है वो 160 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को मिला बीटा प्रोडक्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो जनरली आप इसको करने के लिए जो है वो इसका आंसर जब आप एक्सप्लेन करोगे कि सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थलीन में जो है वो आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, तो ये बोलता है कि जो आप मेरे पास ये जो बना बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड मिला, ये मेरे पास जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू अल्फा नेफ्थोल अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड के। क्यों? क्योंकि जब आप बीटा प्रोडक्ट इसका अल्फा प्रोडक्ट इसका बनाते हो तो ये H और ये SO3H ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ना स्टीरिक हिंड्रेंस होती है थोड़ी सी, तो मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होती है इन केस ऑफ अल्फा, तो वो थर्मोडायनेमिकली ये बड़ा प्रोडक्ट जो है वो कम स्टेबल हो जाता है अल्फा इस लार्जर बल्की ग्रुप की वजह से। ऐसे तो अल्फा ही होना चाहिए, लेकिन इस बल्की ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप बीटा बनाते हो, ठीक है, अगर आप बीटा प्रोडक्ट बनाते हो तो बीटा प्रोडक्ट में SO3H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, ये टिल्टेड होगा, ये H इधर आएगा, ये SO3H इधर को टिल्ट होगा, तो वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी नहीं होती, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि बीटा जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि इसमें केस में जो है वो लेस हिंड्रेंट होती है जो मेरा SO3H है, ठीक है, खासकर सल्फोनेशन के केस में। अब दूसरा जो है वो इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे, ये बोलता है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है वो ध्यान रखना रिवर्सिबल होती है। जो पीछे मैंने जितनी भी रिएक्शन करवाई आपको, नाइट्रेशन थी, हेलोजिनेशन थी, या आगे फ्रीडल क्राफ्ट करोगे तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। ये खासकर सल्फोनेशन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो लो टेम्परेचर पे क्या बोलता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो बड़ी स्लो होती है, और अल्फा आइसोमर जो आपका पहले बनता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हायर टेम्परेचर पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो भी फास्ट हो जाती है, और हायर टेम्परेचर पे जो आपका अल्फा बना होता है वो अल्फा दोबारा जो है वो बैक क्या बना देगा, नेफ्थलीन। लेकिन ये बोलता है कि हायर टेम्परेचर पे बीटा ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है वो हमने इधर देख लिया, तो बीटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बीटा जो है वो रिवर्स नहीं रिएक्ट करता नेफ्थलीन बनाने के लिए, तो बीटा ही वहाँ पे कम्युलेट आता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हाई टेम्परेचर पे अल्फा सारा का सारा किस में आता जाएगा, नेफ्थलीन में, और बीटा तो बन ही रहा होगा माइनर अमाउंट में, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बीटा ही उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो हम इसको बोल देते हैं कि थर्मोडायनेमिकली विद द टाइम जो है वो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट किसका हो जाएगा, बीटा का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने दोबारा एक्सप्लेन इधर किया हुआ है, ये नेफ्थलीन ली, ये नेफ्थलीन ली, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे मुझे मेजर मिला अल्फा, और ये बीटा क्या मिला, माइनर मिला। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है लो टेम्परेचर पे वो इतनी फास्ट नहीं होती, तो मेरे को मेजरली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फा आइसोमर मिल जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर में हाई करूँगा तो मेरे पास जो है अल्फा और बीटा तो दोनों बन रहे हैं। ये कम अमाउंट में बनता है स्टार्टिंग में और ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो ये रिएक्ट करके ये बना देता है। लेकिन जो बीटा होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता इसकी हाई स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो बीटा जो है वो ज़्यादा कम्युलेट होना शुरू हो जाता है, और इसकी जो है वो अमाउंट भी ज़्यादा बन जाएगा, और ओवरऑल जो आउटकम आएगा, नेट रिजल्टेंट ये आएगा कि हाई टेम्परेचर पे आपको बीटा ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन का मेन जो है वो रीजन है, तो आप ये जरूर बना के आएँ, और वो थोड़ा सा पीछे जो है वो आपको स्टीरिक हिंड्रेंस वाला वो भी एक्सप्लेन करके आएँ। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो है वो नेफ्थलीन मैंने ली, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है। अगर ये कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करोगे तो अल्फा प्रोडक्ट बनता है, और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करोगे तो बीटा प्रोडक्ट बनता है। ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो होता है सॉल्वेंट ये बल्कि होता है, बल्कि मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है CH2 के कंपैरिजन में, ये हुआ नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये पहले Al3Cl3 और CH3COL के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो कॉम्प्लेक्स इतना बल्कि होता है ना इन दोनों इन तीनों आपस में कंबाइन करके, क्योंकि तो छोटे छोटे हैं CH2 AlCl3, तो ये इतना बल्कि हो जाता है कि ये इसकी अल्फा पोजीशन को अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, बीटा पे जुड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना कि नाइट्रोबेंजीन जब भी यूज़ करेंगे तो बीटा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। यही मैंने इसमें रीज़न लिखा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट में आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो जब भी इसकी रिडक्शन रिएक्शन होती है तो इसका एक ही रिंग जो है वो पहले क्या होता है, रिड्यूस होता है माइल्ड कंडीशन पे, और हाई कंडीशन पे जो है वो दोनों रिंग ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब इसकी इथेनॉल है ये C2H5OH, सोडियम की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ही बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होता है और एक बॉन्ड इसमें इस तरीके का आ जाएगा, इसको बोलते हैं डायलिन। और जब हमें इसकी आइसो जो है वो पेंटेनॉल में इसकी रिएक्शन करता हूँ सोडियम की प्रेजेंस में, तो इसका एक रिंग पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसको मैं टेट्रालिन बोलता हूँ। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्थलीन से आप डाइलिन कैसे बनाओगे, तो आपको एरो पे लिखना है C2H5OH सोडियम की प्रेजेंस में, या आप टेट्रालिन कैसे बनाओगे, तो उसमें आप लिखोगे आइसोपेंटेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में। या प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो डेकालिन नहीं बन जाएगा, दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, रिड्यूस बन जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डेकालिन। बीच में आपने कोई भी सर्कल नहीं लगाना है, ठीक है। अगर इसकी ड्राई Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे, पहले हमने सॉल्वेंट में की थी CCl4 के साथ, तो अगर आप इसकी ड्राई Cl2 के साथ इसमें रिएक्शन करोगे तो आपके पास जो है वो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे और ये वाली फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ जाएगा। और फिर अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से HCl दोबारा निकल जाएगा और एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मोनोक्लोरो आपको डेरिवेटिव फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी दोबारा ड्राई एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा, और दोबारा इसको हीट करोगे तो आपको इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट आपका बन, और ये 2 सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ड्राई HCl के साथ जो है वो नेफ्थलीन की रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्रैमिंग है और याद रखने वाला ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन देख लो, जब आपके पास 2 बेंजीन रिंग हैं आपके पास में नेफ्थलीन की, तो बेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपको डायरेक्ट थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है, भाई याद रखना है, क्रैम करना है। KMnO4 एसिडिफाइड के साथ जब आप इसको ट्रीट करते हो तो डायरेक्ट आपको थैलिक एसिड बन जाता है, ठीक है, बेंजीन रिंग 2 COH। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो आपको 1,4 नेफ्थाक्यूनोन बन जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको याद रखना ही पड़ेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट है पिक्रेट की फॉर्मेशन, ठीक है। पिक्रेट एक तरीके से डाई होती है, एक तरीके से प्रेसिपिटेट ही समझो आप, इसमें जो है येलो कलर के बड़े फाइन प्रेसिपिटेट बनते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करते हो नेफ्थलीन को और पिक्रिक एसिड को, ये पिक्रिक एसिड होता है आपका ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करते हो तो आपने कुछ नहीं करना, दोबारा यही बना देना है और इस तरीके से आपने ये ट्रांजिशन बना देनी है कि भाई इसमें ट्रांजिशन होती है ना, इस तरीके से लाइनें दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं पिक्रेट, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर में जो है एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रोलीन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपने स्टडी कर लेना है इतना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।